हेलो एवरीवन। ये जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का, इसमें हम लोग आज बात करेंगे इन तमाम टॉपिक पे। तो आप लोग लिस्ट बना सकते हो कि हम लोग इसमें जो भी है, अगर ये एक वीडियो में नहीं हुआ तो इसका ठीक दूसरा वीडियो भी आप देख सकते हो। और कोशिश करूंगा कि पूरे को एक वीडियो में ही लूँ, पर मुझे पक्का भरोसा है कि ये अगर वीडियो होगा तो हो सकता है ये 2-3 घंटे से ज़्यादा का वीडियो ना हो जाए। जबकि ये रैपिड राउंड है तो मैं कोशिश करूंगा कि इन शॉर्ट रहे, 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो ना हो, पर ये मुश्किल है। चलिए हम लोग चलते हैं। तो आप लोग को एक एक चीज़ को मैं थोड़ा इन शॉर्ट बताता चला जाऊंगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग चैनल पे जा करके खुद पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी से कौन, आप लोग किसको नहीं आता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बेसिकली जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके जब बायोलॉजिकल वर्ल्ड को मैनिपुलेट करते हैं, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करते हैं और उस ठीक है ना, और उसके उससे हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं जिस प्रोडक्ट का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जिस प्रोडक्ट का ठीक है सोशल और सिग्निफिकेंस होता है, तो वैसे ठीक है जिससे पूरे मैनकाइंड को फायदा हो, तो उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ डीलिंग ऑफ ठीक है मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग बीइंग बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू create a useful economical commercial product that work in service of mankind, so that are called the biotechnology। भाई बायोटेक्नोलॉजी में सवाल क्या आएगा, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, सीएपीएफ एनडीए में हो, ये बिल्कुल सवाल नहीं आने वाला है। आपको थोड़ा सा ये जानना इसलिए जरूरी है कि हम पढ़ेंगे क्या। सवाल आना है नीचे से, सवाल अब आएगा। तो चलते हम लोग हैं। मैं एक फ्रेश स्लाइड ले लूंगा तो मुझे लिखना भी पड़ेगा। सबसे बड़ा है कि जीन क्या है, या डीएनए क्या है, या आरएनए क्या है, या क्रोमोजोम क्या है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि ये सब के सब क्या है, बेसिकली ऑलमोस्ट मिलता जुलता काम करते हैं। इन शॉर्ट में पहले आप लोगों को बता दूं जीन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोजोम क्या है। तो देखो जीन क्या है, बेसिकली मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि लिख के बताऊंगा थोड़ा सुविधा रहेगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो आप लोग बस कलम कॉपी निकाल कर फटाफट लिखना शुरू कर दो या समझना शुरू कर दो कि जीन क्या होता है। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ये याद रखना। न्यूक्लियोटाइड का ये सीक्वेंस है। मतलब जीन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये बेसिकली बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट से बना हुआ होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में इतने चीज होते हैं। ठीक है, दूसरा जीन के विषय में और दो बातें जान लो। जीन के विषय में हम लोग कहते हैं कि ये डीएनए का फंक्शनल स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इसको हम लोग बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। अब इससे हम लोग क्या समझे भाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं। देखो फंक्शनल का मतलब सीधा सीधा हुआ कि ये जो जीन है ये किसी न किसी कैरेक्टर के लिए जवाबदेह होगा। मतलब ये जीन प्रोटीन के फॉर्मेशन में भाग लेता है, ये प्रोटीन के फॉर्मेशन को डायरेक्ट करता है ये, और इस प्रोटीन के द्वारा कोई ना कोई कैरेक्टर तय होता है, ये कोई ना कोई कैरेक्टर तय होता है। और इस प्रकार से जीन जो है डीएनए का फंक्शनल यूनिट कहलाता है। इसको याद रखिएगा। तो फिर जीन का काम क्या हुआ, तो जीन का मेन काम क्या हो गया, जीन आर द डिटरमाइनर ऑफ द कैरेक्टर्स। जीन का काम है कैरेक्टर को डिटरमाइन करना। क्या काम है, जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर। इतना आप लोगों को याद रखना है इन शॉर्ट। ठीक है, बस अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। इसके बाद जीन के बाद हम लोग देखेंगे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और क्रोमोसोम एकदम से ग्लिम्स में। पर डीएनए सिंगल लाइन याद रखना आप लोग, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, जिससे जीन बना हुआ है। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है कौन सा, डीएनए। और दूसरा याद रखना कि ये बेसिकली स्टोरेज हाउस है, स्टोरेज हाउस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर है ये, याद रखना स्टोरेज हाउस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर है, जेनेटिक कैरेक्टर्स है। और मोस्टली ये कहाँ पाया जाता है, ये डीएनए, तो ये पाया जाता है न्यूक्लियस में,
यूकैरियोटिक सेल्स के। मोस्टली कहाँ पे होगा, तो न्यूक्लियस में होगा मोस्टली, ठीक है, न्यूक्लियस में, मोस्टली न्यूक्लियस में ये पाया जाता है, फाउंड इन न्यूक्लियस, याद रखना। और दो बातें और यहाँ पे इन शॉर्ट आप लोग याद रख सकते हो, और वो क्या है कि याद रखना कि डीएनए आरएनए का निर्माण करता है, डीएनए फॉर्म्स आरएनए एक, दूसरा डीएनए का फॉर्म करता है थ्रू रेप्लिकेशन। तो ये बात याद रखना कि डीएनए फॉर्म्स डीएनए, डीएनए फॉर्म्स आरएनए, ठीक है। और एक चीज और आप लोग याद रख सकते हो, जो डीएनए है बेसिकली ये हम लोगों के सेल में, हर एक सेल में के न्यूक्लियस में डीएनए का लंबाई कितना होता है, 2 से 3 मीटर होता है। और हमारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं और उन सबसे हम डीएनए को निकाल के जोड़ दें तो ऑलमोस्ट हम इस पूरे पृथ्वी को हम 6 बार लपेट सकते हैं, इतना डीएनए होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको। अब तीसरा हम लोग बात करेंगे, आरएनए पे बात करेंगे। आरएनए क्या होता है, याद रखना आप लोग, आरएनए क्या होता है। आरएनए क्या है, तो आरएनए प्रोडक्ट है डीएनए का, आरएनए इज द प्रोडक्ट ऑफ डीएनए। आरएनए क्या है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ डीएनए है, याद रखोगे आप लोग। आरएनए का प्रोडक्ट ऑफ डीएनए, आरएनए का मतलब क्या हुआ कि आरएनए फॉर्म्ड बाय डीएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, लिख सकते हो आप लोग, आरएनए फॉर्म्ड बाय डीएनए, फॉर्म्ड बाय डीएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना आपको। एक को रिलेशन में मैं बताऊंगा भी डायग्राम से, तो फिर आप लोगों को और अच्छा लगेगा। इस बात को आप लोगों को यहाँ पे इतना याद रखना है आप लोगों को। अब है कि आरएनए का काम क्या होता है, तो आरएनए का जो मेन काम होता है ये हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, याद रखना कैसे करेगा। और आरएनए का टाइप कितना है, तो याद रखना इसके 3 टाइप हैं। वो तीनों टाइप क्या है, ये एक हो गया आरआरएनए जो आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है एमआरएनए, ये भी पढ़े होंगे आप लोग, और एक होता है टीआरएनए, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जो मेरा डिटेल वाला वीडियो सब है उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया कि टॉपिक बताया है। तो आरएनए का मतलब हुआ राइबो, ठीक है ना, सुमल आरएनए, इसका काम क्या है, राइबोसोम का फॉर्मेशन, राइबोसोम बनाने का काम करता है। एमआरएनए क्या करता है, राइबोसोम के ऊपर मैसेज लाने का काम करता है। और टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को राइबोसोम पे ट्रांसफर करने का काम करता है। राइबोसोम का निर्माण ये कौन किया, राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सेल्स का। इसका निर्माण कौन करता है, तो आरआरएनए, याद रखना। एक इसके ऊपर मैसेज कौन लाता है, तो ये ठीक है, किसका मैसेज, तो डीएनए का मैसेज, क्योंकि आरएनए क्या है, खुद ही आरएनए जो है ये सब डीएनए का प्रोडक्ट है, ठीक है। तीनों किससे बना हुआ है आरएनए, ये डीएनए से बना हुआ है तीनों आरएनए। तो डीएनए से किस फेनोमेना के द्वारा बना हुआ है, तो मैंने बताया अभी ट्रांसक्रिप्शन फेनोमेना के द्वारा बना हुआ है। अब 3 तरह का आरएनए है, आरआरएनए है, एमआरएनए है और टीआरएनए है। अब आरआरएनए का जो सवाल है, याद रखिएगा कि ये जो आरआरएनए है ये बनाने का काम करता है किसको, राइबोसोम को बनाने का काम करता है। एमआरएनए किसको बनाने का काम करेगा, ये बनाता नहीं है, ये मैसेज को ले जाता है। और टीआरएनए क्या करता है, तो ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है और वही सारा अमीनो एसिड राइबोसोम के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन का चेन है और आगे इसी प्रोटीन के द्वारा कैरेक्टर का निर्धारण होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता ये है कि भाई जो डीएनए जो देख रहे हो आप लोग, ये जो डीएनए देख रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो आरएनए देख रहे हो और यहाँ पे देख रहे हो राइबोसोम देख रहे हो, प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है, तो राइबोसोम। इससे मदद कौन कर रहा है, ये तीनों। इनडायरेक्टली इसका पूरा प्लानिंग कौन कर रहा है, तो ये डीएनए। और डीएनए कहाँ पे है, सेल के न्यूक्लियस में, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में है। तो डीएनए से आरएनए बनना ही कहाँ पे होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि प्रोटीन कहाँ बनता है, सेल के साइटोप्लाज्म में। इतना आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है लेक्चर को समझने के लिए। और हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा क्रोमोसोम के विषय में, ठीक है। डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग चले जाना, क्योंकि आज का प्रीलिम्स फास्ट रैपिड प्रोग्राम है, इसमें हम इन शॉर्ट ही रहेंगे ताकि आप लोग रिवीजन होते चले जाए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और बात करेंगे क्रोमोसोम का। भाई क्रोमोसोम क्या होता है, सब लोगों को पता होगा। तो क्रोमोसोम आर द व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ये क्या है,
व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब क्या हुआ भाई, ये है पेरेंट सेल से मान लो, और इस सेल से 2 सेल बनेगा, ठीक है। तो ये डॉटर सेल हो गया दोनों, ये पेरेंट सेल्स हैं। इसके पास जो क्रोमोसोम है, मान लो यहाँ पे हमने कहा कि ये क्रोमोसोम 46 है। अब दो दो तरीके से बढ़ सकता है, या तो 46 आधा आधा होकर बढ़ जाए और इसमें आ जाए, तो भाई आधा जो है इसमें आ गया और आधा इसमें आ गया। या तो हो सकता है 46 डबल हो जाए, पहले 92 हो जाए और फिर जाके बढ़ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। अब समझ लो आप लोग, इस प्रकार से इस सेल का जो करेक्टर है वो इस सेल में आ गया। ठीक वैसे ही बायोलॉजिकल वर्ल्ड में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबके सब में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन में कितना 46 46 में है ना क्रोमोसोम, ये फिक्स नंबर है। अगर एक क्रोमोसोम प्लस हो जाए तो आप नॉर्मल ह्यूमन नहीं कहलाओगे। नॉर्मल ह्यूमन ये है 46 क्रोमोसोम वाला, ये नॉर्मल ह्यूमन है। अगर मेल होता तो 44 XY कहला होता मेल के केस में, और अगर यहाँ पे फीमेल होता तो 44 XX, ये फीमेल के केस में हो गया ये। अब अगर प्लस एक क्रोमोसोम अगर बढ़ जाता है तो आप आपके शरीर में बड़ा सा ये चेंज कर सकता है, या एक क्रोमोसोम माइनस हो जाए, घट जाए, तो भी बड़ा सा चेंज कर देगा। मतलब दोनों स्थिति में आप नॉर्मल नहीं रहोगे, तो आप क्या कहलाओगे, एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल स्थिति हो गया ये। अब वो एबनॉर्मलिटी दो तरह का होता है। अगर इस क्रोमोसोम के कारण अगर आपके सेक्स क्रोमोसोम प्रभावित हुआ है तो सेक्सुअल सेक्स से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इस एबनॉर्मल होने क्रोमोसोम के कारण आपके सोमैटिक सेल में जो बॉडी सेल है उसका क्रोमोसोम प्रभावित हुआ है, तो आपके बॉडी से जुड़ा हुआ समस्या पैदा हो जाएगा। जैसे तमाम आप लोग पढ़े होंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर, पटाउ, ये सारे जो सिंड्रोम पढ़े होंगे, तो इस पे भी मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हो। पर फिलहाल आप लोग अभी इतना ही देखो, ठीक है। तो यही है क्रोमोसोम का नंबर स्पेसिफिक होता है। और क्रोमोसोम खुद किसका, तो क्रोमोसोम खुद किसका बना हुआ है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को भी याद होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो बना हुआ होता है वो क्या है, बेसिकली वो बना हुआ है डीएनए। वो किसका बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जाकर जुड़ता है, जैसे मान लो ये प्रोटीन हो गया, और जब इससे जाकर के ये डीएनए जब बाइंड करेगा इसको, मान लो ये डीएनए है, ऐसे इसको रैपिड ऐसे अगर इसको बाइंड करेगा तो क्या होगा, ये बन रहा है बेसिकली ग्रेजुअली कन्वर्ट कर जाएगा एक इस तरह के स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोसोम। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसोम। और बाद में क्या होगा, यही न्यूक्लियोसोम जब देखोगे तो ये आगे आगे जब हम लोग गौर करते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा पहले मिटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में बातें आ जाएं। और अगर नहीं आया तो फिर बताना मुझे आप लोग, या कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर समझ में कम आया, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। और ज़्यादा हो दिक्कत तो आप डिटेल वाला वीडियो जाके देख लेना। अब देखो, तो मैंने कहा ये है न्यूक्लियोसोम, तो ये आगे क्या होगा, कंडेंस ऐसे करेगा। तो ये जो थ्रेड आगे बन रहा है ये कहलाता है क्या है, क्रोमेटिन का थ्रेड, याद रखना। और ये ही क्रोमेटिन थ्रेड है जो आगे क्या होगा, और क्वाइलिंग ऐसे क्वाइल बनाएगा, ये क्वाइल बन गया। और ये क्वाइल इस प्रकार से, और इसके ऊपर एक कवरिंग सा आ जाएगा। और ये देखो ये क्या बन गया, तो ये बन गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इस बात को याद रखें। तो ये है क्रोमोसोम। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, ये तो हो गया क्रोमोसोम, तो डीएनए तो ये है, मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूँ। तो डीएनए यहाँ पे ये हो गया, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे ये जो रेड रेड मैं बना रहा हूँ ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया जिसको रैप किए हुए है, ठीक है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये एक प्रकार का बेसिक प्रोटीन है। देखो प्रोटीन क्या है, ये बेसिक है, कई दफा सवाल पूछ होता है। और डीएनए क्या है, बेसिकली थ्रेड है, ठीक है। तो डीएनए थ्रेड है, लेकिन इसका नेचर क्या है, तो ये एसिडिक है, इसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, तो ये क्या एसिडिक है, याद रखना आप लोग। तो ये एसिडिक हो गया, ये क्या हो गया, बेसिक हो गया।
अब ये कंडेंस जब किया, मतलब ये जब दोनों आपस में जुड़ा तो क्या बन गया, इस डीएनए और इस प्रोटीन के जुड़ने से बना न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस किया तो क्या बना, इसे कंडेंस करने से बन गया क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जब कॉइल और कंडेंस किया तो क्या बन गया, ये बन गया क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम का नंबर हर प्रजाति में फिक्स होता है, कितना होता है, तो पता होगा आप लोगों को, 46 है ह्यूमन बीइंग में। ये है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का क्या है, जब सेल डिवाइड करता है उसमें ये जो क्रोमोसोम देख रहे हो, यही वो क्रोमोसोम है जो डिवाइड करता है, ठीक है, या डुप्लीकेट करके डिवाइड करता है। और इस प्रकार से जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स वाले बच्चों में जाते हैं, और हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये इसके माँ का लक्षण है, ये इसके पिता का लक्षण है, ये इस प्रकार से हम बताते हैं। तो थोड़ा सा बीच में ये बंद हो गया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या गड़बड़ी हुआ है, और अगर कोई गड़बड़ी नहीं होगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर देंगे इसको, और अगर हुआ होगा तो फिर आप दूसरा वीडियो देखना होगा। चलो, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, मस्ट वॉच इट्स नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एवरीवन, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सेशन हम लोग का है, ये है बायोटेक का रैपिड रिवीजन राउंड, जिसमें से हम लोग अब तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज बायोटेक, और जो बड़ा प्यारा वीडियो था, और आप सब लोग उस पर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हो, ठीक है। तो देखो, और अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे अबाउट कि ये जो आज का टॉपिक देख रहे हो ना, तो ये सारा टॉपिक एक्चुअली एक वीडियो में तो हो नहीं सकता है, तो इसीलिए मैंने इसको आप लोग को हेडिंग बता दिया हूँ। कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में रखूँ, पर जितना हो सकता है उतना रखूँगा, वीडियो बड़ा हो जाता है अक्सर, और इसलिए थोड़ा सा, अदरवाइज इसको मैं एक ही वीडियो में रखना चाह रहा था, पर हो नहीं पा रहा है ऐसा। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे, ये हम लोग कर चुके हैं, ये क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग बात करेंगे आरडीटी पे। आरडीटी क्या है, ह्यूमन जी एचजी पे रीड क्या है, राइट क्या है, आईवीएफ, सरोगेसी, जीन थेरेपी, तमाम जो देख रहे हो इन तमाम टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। और ये यूपीएससी एग्जाम हो या कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक भी सिंगल अगर कहीं पे कोई समझने में दिक्कत है तो आप बिल्कुल बने रहिए, सब कुछ समझ जाओगे। चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं आरडीटी। आरडीटी के लिए हम लोग और इसके बाद है हम लोग का एचजीपी, पहले हम लोग इस पर बात करते हैं कि आरडीटी क्या होता है। आप सब लोगों को पता होगा, कभी आरडीटी का पूरा नाम ही बहुत लोग बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ, इसका पूरा नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, याद रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम लोग दूसरे नाम, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस नाम से ही बुलाते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो याद रखिएगा आप लोग, इसी को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अब दूसरा आप हम लोग को ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा वो देखो। ये वो टेक्निक है, जिसे मान लो कोई एक जीव ए है, कोई जीव बी है, ठीक है, एक ए जीव है, ये कोई बी जीव है। हम चाहते हैं कि बी में कुछ चेंज करना जीन लेवल पर, मतलब हम अब इसके लिए क्या करेंगे, हम किस जीन में चेंज करना चाहते हैं और किस पर्पस से करना चाहते हैं, अगर हमें पर्पस पता है, ठीक है, और वो सोर्स पता है, तो उस सोर्स से हम वो जीन ले लेंगे। हम उससे क्या करेंगे, वो जीन का हम ले लेंगे, और इस जीन को लेने के बाद इसे किसी वेक्टर के माध्यम से, किसी वेक्टर के माध्यम से हम जीव बी में, ठीक है, डाल देंगे। और अब बी में जो ए वाला जीन आ गया है, तो बी का जो पूरा जो अपना प्रॉपर्टी वो तो है ही है, प्लस ए वाला जो जीन हमने लेकर के आया है उस जीन का प्रॉपर्टी आ जाएगा। इस प्रकार से तो ये क्या कहलाएगा, ये कि ये जो ऑर्गेनिज्म है बी, इसको फायदा हुआ, है ना। अब इसके लिए हम लोग करते क्या है, ये जो जीन हम लोग ए से प्राप्त करके ला रहे हैं, तो जो वेक्टर लेते हैं उस वेक्टर के डीएनए के साथ इसको हम जोड़ते हैं, और तब ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और उसके बाद वेक्टर को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल करके उसका हम लोग कल्चर करते हैं। और कोई भी वेक्टर है, मान लो अगर वो 10 मिनट में 1 से 2 में डिवाइड करता है, ठीक है,
तो मान तो 24 घंटा में तो ऑलमोस्ट वो मोर देन 100 मिलियंस हो जाएगा। तो अब जब 100 मिलियन वेक्टर्स होगा तो उस वेक्टर के डीएनए भी होगा। जब उस वेक्टर का डीएनए होगा उसके साथ साथ इनकॉर्पोरेटेड अटैच किया हुआ ये जो डीएनए है, ये डीएनए भी तो होगा। और इस प्रकार से उस डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और हम बीजी जो है उसमें जाकर के हम जोड़ेंगे, और इस तकनीक को हम लोग बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो बनता है, देखो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा टॉपिक है, स्पेसिफिक इस टॉपिक पे 2 घंटे का पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर के देख लेना कि आरडीटी क्या होता है, ठीक है। डिटेल वीडियो बना हुआ है इस टॉपिक पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यूज की बात हम लोग का है, एप्लीकेशन इसका क्या है, ठीक है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आप लोग इतना याद रखिए, इसका यूज करके आप जीन लेवल पे कई सारे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया हुआ है। जैसे मान लो जीन थेरेपी हो गया, तो जीन थेरेपी में जीन का जो काटछाट जहां भी आता है तो उसमें इसका यूज कर सकते हो। दूसरा, इसका यूज करके आप जीएम क्रॉप हो गया, बीटी कॉटन हो गया, बीटी मस्टर्ड है, जीएम, ठीक है, इन सबको बना सकते हो। आप ऐसे प्लांट को ग्रो कर सकते हो जो कहीं भी उग सकता है। कहीं भी का मतलब हुआ कि उसमें टेम्परेचर का जो टॉलरेंस क्षमता होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। कीटो इंसेक्ट से लड़ने का क्षमता उसमें ज्यादा होगा, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसका ज्यादा होगा, पोषक जिसका मान मैं बताऊं, पोषक मान उसका ज्यादा होगा, और उसे आप स्पेस तक में उगा सकोगे, ऐसे वेराइटी क्रिएट कर सकोगे, कई सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को आप डेवलप कर सकोगे। तो ये तमाम फायदे हैं आरडीटी का। आज इसका यूज करके हम लोग कई तरह के वैक्सीन को हम लोग बना रहे हैं, जैसे मान लो हेपेटाइटिस वैक्सीन हो गया, इन सबको हम बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। तो याद रखिए कि आरडीटी क्या है। चूंकि ये रैपिड रिविजन सेशन है तो मैं बहुत सारा बात नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो वीडियो काफी बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब दो बातें और याद रखना। कोई वेक्टर के तौर पर हम लोग किसको यूज करते हैं, या ठीक है ना, दो तरह का है। एक बड़ा कॉमन जो वेक्टर है पूरे बायोलॉजी में, उसको याद रखिएगा, वेक्टर का मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक जो वेक्टर है वो इकोलाई है, इसको हम लोग बड़ा कॉमनली यूज करते हैं। और दूसरा है एरोबडोप्सिस, नहीं इसको हटा दो, सिर्फ आप लोग याद याद रखो, आप लोग ई कोलाई को भी मत याद रखो, आप 1 मिनट ऐसे याद रखो। हम लोग यूज करेंगे वेक्टर के तौर पर। बेसिकली मूल टॉपिक पे आ जाते हैं, सीधा सीधा बात कर देता हूँ। जैसे मान लो प्लाज्मिड होगा, नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मिड या फाज्मिड हो गया, या लैम्डा फेज हो गया, या कॉस्मिड है, या आर्टिफिशियल मतलब या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम हो गया, ठीक है। या कोई बैक्टीरिया हो सकता है, डायरेक्ट बैक्टीरिया का कोई फैक्टर हो सकता है। तो ये सारे जो है बेसिकली वेक्टर को यूज करते हैं। वेक्टर का मतलब हुआ जो कैरी करता हो एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए जीन को, जैसे ए ऑर्गेनिज्म है, इसके डीएनए या जीन को ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में ले जाने का काम करता है, इसलिए इसको वेक्टर कहते हैं। मतलब इससे ले लिया, ए से ले लिया, और जाकर के ये बी को जाकर के दे आएगा, तो बी को ये दे आएगा, बस इसका यही काम होता है, ठीक है। तो जो अब ये सब क्या है, तो याद रखना ये सब वेक्टर है जिसका यूज हम लोग करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आरडीटी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का था वो है HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बड़ा सा गंभीर टॉपिक है, याद रखिएगा। ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है ये बड़ा सा गंभीर टॉपिक है। HGP इसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें दो बातें याद रखना आप लोगों को। पहला तो ये कि ये प्रोजेक्ट 2 बार शुरू हो चुका है। एक बार जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तो वो था HGP रीड के रूप में, HGP रीड के रूप में, और जो दूसरी बार स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट उसका नाम है HGP राइट के रूप में, याद रखना। ये है 2016 में, ये है 1990 में। अब
अल्टीमेट क्या है बेसिकली, नाम में लिखा हुआ है जीनोम प्रोजेक्ट। ये परियोजना है, किस चीज का परियोजना है, तो जीनोम के स्टडी का। जीनोम क्या होता है, जीन सीक्वेंस ऑन क्रोमोसोम, हमारे क्रोमोसोम पर जो जीन का सीक्वेंस है, ठीक है, ठीक है, उसके अध्ययन या उसी के जैसे सीक्वेंस को तैयार करने का 2 नंबर परियोजना है। ठीक है, ये सफल रहा था 50%, और इसकी सफलता का भी चांस उतना ही है। और आज के दिन में अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये सभी, या जीनोम 100 प्रोजेक्ट, ये सभी चल रहा है। पर आपसे सवाल अगर आएगा तो ये आएगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, तो ह्यूमन से है। इसमें बेसिकली इस प्रोजेक्ट में होना क्या है, तो जीन के सीक्वेंस का अध्ययन करना है कि भाई जीन का काम क्या है, जीन का साइज क्या है, जीन का नंबर क्या है, और जीन में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। इस प्रकार से कई तरह के रोगों के इलाज में भी हमें ये मदद करेगा। और ये जो परियोजना जो 90 में स्टार्ट हुआ था उसका नाम था एचजीपी रीड और राइट। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि एचजीपी रीड में इंडिया जो था इसमें नहीं था शामिल, पर एचजीपी राइट में इंडिया क्या यहाँ पे शामिल है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। तो मैं इन शॉर्ट बता दिया हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे भी 2 घंटे 2.25 घंटे का डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, अब है नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से। तो मैं एक बार देख लेता टॉपिक का लिस्ट, और उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आज हमने अभी आरडीटी का बात कर लिया, हमने एचजीपी रीड और राइट का बात कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने के लिए आईवीएफ, सरोगेसी, जीन थेरेपी। ठीक है, अगर मान लो वीडियो जो कि बड़ा हो जाता है, जनरली होता क्या है ना कि मैं घंटों मेहनत करता हूँ, सुनो बात, मैं घंटों मेहनत करता हूँ, और आप लोग क्या होता है कि पूरा वीडियो देखते नहीं हो। तो वैसे में जो वीडियो का जो मूल जो ऑब्जेक्टिव है वो, भाई आप भी देखिए, और मैं टीचर के नाते नहीं कहूँगा कि शेयर करो, आपका मन आप शेयर करो, नहीं करो, अगर अच्छा लगता हो तो करोगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ ये है कि कमेंट आप लोग जरूर लिखो, ताकि हम लोग आपस में भी जुड़े रह सकें, समझे बातों को, गंभीरता से चीज़ों को समझे, सीखें। और अगर कोई छोटा मोटा कोई टेक्निकल अगर कोई फॉल्ट हो कहीं पे, ठीक है, तो वो मुझे बिल्कुल कमेंट में दिखाओगे ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूंगा। वैसे मैं 110% श्योर रहता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो लिख देता हूँ मैं मिटाता नहीं, जो लिख देता हूँ नहीं मिटाता होता था, क्योंकि सही होगा, 100% सही होगा। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो हर एक चीज पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे, हर एक फैक्ट्स पे अगर, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा आईवीएफ, सरोगेसी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीन थेरेपी पे। तो वीडियो का शॉर्ट ही रखा